बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं आज ब्रेन का टॉपिक। सही है। इसमें स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन को। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, सबसे पहले इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये वो पार्ट होता है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय और इनक्लोज्ड इन स्कल। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि स्कल के अंदर इंक्लोज हो, उस पार्ट को हम ब्रेन कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंक्लोज हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं आज ब्रेन की। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि स्कल से प्रोटेक्टेड है। सही है। अच्छा, पहले प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की बात करते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ ब्रेन की बात करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन 3 लेवल्स पे होती है। सही है। हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रेन की प्रोटेक्शन का सबसे फर्स्ट लेवल जो है वो है बोनी प्रोटेक्शन, और सबसे अल्टीमेट प्रोटेक्शन भी यही प्रोवाइड करता है, बोनी प्रोटेक्शन। सही है। बोनी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है ब्रेन को? स्कल। सही है। बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो ऑर्गन है वो है स्कल। सही है। जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन स्कल से सराउंडेड है। सही है। और ये स्कल किसी भी तरह के फिजिकल डैमेज से ब्रेन को बचाता है। सही है। इसके अलावा सेकंड प्रोटेक्शन जो कि ब्रेन को मिलती है वो है मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन। मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन यानी मेम्ब्रेन्स के ज़रिए प्रोटेक्शन। सही है। ब्रेन जो होता है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। सही है। इसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसलिए इसकी डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरह की प्रोटेक्शन होती है। सबसे पहले तो बोनी प्रोटेक्शन होती है स्कल, उसके बाद बोनी प्रोटेक्शन के अलावा इसके पास मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन भी होती है, और एक मेम्ब्रेन इसको कवर नहीं करती है बल्कि 3 लेयर कवर करती है। 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजीज कवर करती हैं इसको। सही। तो मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं? मेनिंजीज। सही है। मेनिंजीज क्या होती हैं? मेनिंजीज आर द मेम्ब्रेन्स विच सराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको याद रखना। मेनिंजीज क्या होती है? मेनिंजीज वो मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करे। सही है। अब ये जो मेनिंजीज होती है इसकी 3 लेयर्स ब्रेन को सराउंड करती हैं। कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स। और ये 3 लेयर्स हैं। इसमें अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद सेंटर में प्रेजेंट होती है एक और लेयर जिसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज पिया मैटर। सही है। तो ये बाहर से अंदर हम देख रहे हैं। सही है। बाहर से अंदर ब्रेन की कैसे प्रोटेक्शन होती है? सबसे बाहर तो ब्रेन के क्या है? स्कल के बाद 3 मेम्ब्रेन की लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। सही है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि ड्यूरा मैटर इज़ द आउटर मोस्ट विच इज़ अटैच टू स्कल। सही है। एंड पिया मैटर इज़ इनर मोस्ट विच इज़ अटैच टू ब्रेन। सही है। एरेक्नॉइड मैटर हमें पता है ये है मिडल वन। सही है। मिड में प्रेजेंट होता है दोनों के। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो लेवल पे प्रोटेक्शन होती है वो होती है फ्लूइड प्रोटेक्शन। यानी ऐसी प्रोटेक्शन जो किससे हो? फ्लूइड के ज़रिए हो। अब फ्लूइड के ज़रिए कैसे फ्लूइड कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को? फ्लूइड कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रोटेक्ट? बताओ किस तरह कर सकता है? यस, बिल्कुल, शॉक को एब्जॉर्ब करके। सही है। तो यहाँ पे फ्लूइड प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है ये एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? अभी हम विद इन द मूवमेंट देखते हैं, विद इन अ मिनट देखते हैं। सही। तो ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है CSF, और जब भी कोई फिजिकल फोर्स या फिजिकल वाइब्रेशन या कोई भी शॉक अगर ब्रेन के या स्कल के ऊपर आता है तो उसको ये CSF क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। CSF किसकी तरह बिहेव करते हैं? शॉक
एब्जॉर्बर की तरह, यानी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, सही है, और डैमेज से बचाता है ब्रेन को। अब ये CSF प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ये एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान प्रेजेंट होता है, सही है। यहाँ पे अगर हम ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से, नॉट लाइक दैट, इस तरीके से, तो सबसे अंदर जो लेयर होती है मेनिंजी की वो क्या होती है? पिया मैटर, सही है। पिया मैटर के बाहर जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर के बाहर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर, लास्ट, सही है, ड्यूरा मैटर। तो फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। इसके बीच में ये CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये CSF क्या करता है? देखो, कोई भी अगर शॉक आता है, कोई भी शॉक अगर ब्रेन के ऊपर लगता है, ब्रेन पे पड़ता है, तो इस शॉक को कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? बीच में जो फ्लूइड है। अगर ये फ्लूइड ना होता तो सारा शॉक कहाँ चले जाता? ब्रेन में। मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे मेरा मोबाइल अगर ऐसे ही गिरता है ज़मीन में तो मोबाइल ब्रेक हो जाएगा, मगर अगर मैं मोबाइल के दोनों तरफ एक ऐसा पाउच लगा देता हूँ, एक ऐसा बैग लगा देता हूँ जो वाटर से फिल्ड है, सही है, और फिर उसको गिराता हूँ, तो क्या मोबाइल टूटेगा? नहीं टूटेगा। वो वाटर जो होगा दोनों बैग के अंदर वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, सही है, इसीलिए मोबाइल नहीं टूटेगा। तो इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड है, मेम्ब्रेन के बीच में CSF है, जो कि हर किस्म के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन में किसी भी किस्म का डैमेज आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, CSF की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और CSF की बात कर लेते हैं। CSF इसके अलावा कहाँ होता है? एक तो ये समझ में आ गया हमें, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में होगा, सही है, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में होगा। उसके अलावा CSF कहाँ होता है? ब्रेन में, वेंट्रिकल्स में, यस, इन वेंट्रिकल्स। अब ये हार्ट वाला वेंट्रिकल नहीं है, ये वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर। टोटल कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, सही है, टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, और इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी क्या फील्ड होता है? CSF फील्ड होता है। मगर इनका काम प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि इनका काम, इसीलिए हमने इसको ऊपर मेंशन नहीं किया। ये जो CSF जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं टोटल ब्रेन में, इन जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखो इस तरीके से, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सही। ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये जो हॉलो स्पेसेस हैं, इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये ब्रेन के अंदर हॉलो स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, सही है। तो इसके अंदर जो CSF फील्ड होता है, इसका काम प्रोटेक्शन नहीं है, सही है, बल्कि इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन। ये ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिश करता है ब्रेन को, सही है, और इससे वेस्ट को रिमूव करता है ब्रेन को, सही है। ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पे होता है फोर्थ वेंट्रिकल, इस तरह होता है, सही। और ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये नीचे कंटिन्यू हो जाता है एज स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल कैनाल होता है, याद करो, इंटर में पढ़ा था हमने। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल कैनाल होता है, जिसके अंदर CSF रन करते हैं। इस तरह ये सारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, सारे वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सही है। और ये CSF सारों में रन करते रहते हैं, सही है। तो अब कोई बोले कि दिमाग में तुम्हारे भूसा भरा हुआ है, तो उसको क्या जवाब दोगे? भूसा नहीं भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, सही है। लो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की बात हमने कर ली, अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन के और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, सही है। तो सबसे पहले ब्रेन के पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम ब्रेन को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सही है, तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, सही है। एक पास पेपर का MCQs भी है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो लार्जेस्ट पार्ट क्या है? फोर ब्रेन, सही है। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सही है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सबसे पहले हम फोर ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो फोर ब्रेन की एक हेडिंग लगा लेते हैं, फोर ब्रेन
फोर ब्रेन जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स। सही, इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज टेलेनसेफेलॉन एंड सेकेंड वन इज नोन एज डायनसेफेलॉन। सही, इस तरह हम दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन के अंदर भी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके डोनेशंस को चेंज कर देते हैं, ए बी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ए, विच इज टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन, अच्छा, जो टेलेनसेफेलॉन है, टेलेनसेफेलॉन इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रम। टेलेनसेफेलॉन को ही हम क्या नाम देते हैं? सेरिब्रम का नाम देते हैं। और याद रखना, ये जो सेरिब्रम है, दिस सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम। सही है, लार्जेस्ट पार्ट। ये डायनसेफेलॉन काफ़ी छोटा होता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं सेरिब्रम और फोर ब्रेन में से लार्जेस्ट क्या होगा? अगर मैं पूछता हूँ ऑप्शन, देखो एक एमसीक्यूज आता है, एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिखता हूँ मैं, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सही, देखने में तो बहुत आसान एमसीक्यूज लग रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन फोर ब्रेन, बीटा मिड ब्रेन, चार्ली सेरिब्रम एंड डेल्टा बोथ ए एंड सी। तो क्या आंसर होगा? बोथ ए एंड सी। फोर ब्रेन बोथ ए एंड सी नहीं होगा, दोनों में देखो लार्जेस्ट लिखा हुआ है। सेरिब्रम में भी लिखा हुआ है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी लिखा हुआ है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, फोर ब्रेन इसका आंसर होगा। क्यों फोर ब्रेन होगा? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मगर सेरिब्रम के साथ मिलके, सेरिब्रम जब डायनसेफेलॉन के साथ मिल जाता है तो जाहिर सी बात है जो भी होगा उसका साइज, डायनसेफेलॉन का जो भी साइज होगा वो इस टेलेनसेफेलॉन में ऐड हो जाएगा, और अल्टीमेटली दोनों मिलके थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आगे बात समझिए, सेरिब्रम को जो हम कह रहे हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हम कह रहे हैं फोर ब्रेन की सब टाइप में, कि अगर हम टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन को कंसिडर करते हैं तो टेलेनसेफेलॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट। सही है। और अगर हम इस सेरिब्रम को किसी भी पार्ट ऑफ द ब्रेन से कंपेयर करते हैं, ये एक सेरिब्रम है ब्रेन का पार्ट, इसको हम लिम्बिक सिस्टम से, थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, मेडुला से, पॉन्स से, सही, किसी भी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो ये सेरिब्रम सबसे बड़ा होगा। सही है, आगे बात समझ में, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो सेरिब्रम होता है ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम, और इसमें जो आउटर पार्ट होता है वो होता है ग्रे, और जो इनर पार्ट होता है वो कैसा होता है? वाइट। सही है, आउटर पार्ट ग्रे होता है और इनर पार्ट वाइट होता है। जो आउटर ग्रे पार्ट है, आउटर ग्रे पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है? क्योंकि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वॉलेंट्री एक्टिविटी। ये सारी वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब जो हमारे इख्तियार में हो, जैसे किसी के बारे में सोचना मेरे इख्तियार में। सही है, मैं कहाँ से सोचता हूँ? अपने दिमाग से सोचता हूँ। तो इसका मतलब कि सोचना क्या है? सोचना कहाँ से कंट्रोल होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब ये देखो, ये ब्रेन है, इस ब्रेन का जो बाहर वाला जो एरिया है ये पूरा, दिस वन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सही है, तो दिस पार्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बॉडी के सारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सही, जैसे मैंने बताया सोचना, सही है, समझना, पढ़ना, याद करना, सही, किसी को देखना, किसी को मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, सही, मैं चाहूँ तो नज़र अपनी हटा लूँ, इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है? मेरे इख्तियार में, यानी देखना, किसी की आवाज़ सुनना, ये भी मेरे इख्तियार में, सही, मैं चाहूँ तो कान बंद कर लूँ।
सही है। तो सुनना किसी की बात, ये भी कहाँ जाएगा, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना ये सब कौन कंट्रोल करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हम जो समझते हैं ब्रेन का काम, वो सारा काम कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सही है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो ऑर्गन है जो कि हम सारी वॉलंटरी काम करता है, इसको हम कॉन्शियस ब्रेन भी कहते हैं। देखो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये कॉन्शियस ब्रेन कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्शियस ब्रेन, यानी जिसका हमें इल्म है। सही, कॉन्शियस ब्रेन मतलब जिस चीज़ का हमें इल्म है उसको कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन। सही है। और इसके अलावा जो कुछ भी है ब्रेन के अंदर, भले वो डायेंसेफिलॉन के अंदर हो, मिड ब्रेन के अंदर हो, हाइंड ब्रेन के अंदर हो, वो सब किसका पार्ट है, सब कॉन्शियस ब्रेन का। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे जो स्लीपिंग का जो ऑर्डर है, स्लीपिंग का ऑर्डर आता है हाइपोथैलेमस के पास से। तो हाइपोथैलेमस सोने का जब ऑर्डर भेजता है, क्या हमारे कंट्रोल में वो नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कॉन्शियस से नहीं बल्कि सब कॉन्शियस पार्ट से। इसी तरीके से गर्मी में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं स्किन की, सॉरी डायलेट हो जाती हैं स्किन की। सही है। अब ये जो ब्लड वेसल्स जो डायलेट होती हैं, इसके लिए सिग्नल कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है। सही, सिग्नल कहाँ से आता है, ब्रेन से। कौन से ब्रेन से, कॉन्शियस ब्रेन से नहीं, सब कॉन्शियस ब्रेन से। सही है, सब कॉन्शियस ब्रेन जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। सही है, वो सब कॉन्शियस ब्रेन खुद ही काम करता है, ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। इसी तरीके से जीआईटी की मोबिलिटी होती है, डाइजेशन होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस स्टमक की पेरिस्टाल्सिस को ना मैं बढ़ा सकता हूँ ना ही मैं कम कर सकता हूँ। इसका मतलब ये सब मेरे ब्रेन से तो कंट्रोल हो रहा है, मगर ब्रेन के कौन से पार्ट से, सब कॉन्शियस पार्ट से। तो इस सेरिब्रम को छोड़ के बाकी सारा पार्ट ब्रेन का क्या है, सब कॉन्शियस पार्ट है। सही है, सिर्फ ये कॉन्शियस ब्रेन है। चलो ये बात हो गई। इसके अलावा हमारे पास ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 लोब्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 4 लोब्स। कौन कौन से 4 लोब्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, यस 4 लोब्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, सेकेंड वन इज ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सही है। अब सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। जैसे फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, फ्रंटल लोब का फंक्शन है रीजनिंग, पहले भी हमने देखा था इस बात को। रीजनिंग इसका फंक्शन है, लर्निंग इसका फंक्शन है। सही है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी इसका फंक्शन है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दिमाग लगाना, जिस भी चीज़ में हम सोचते हैं, थिंकिंग इसका फंक्शन है। सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, थिंकिंग। ये सारे फंक्शंस हैं फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब के। ऑक्सीपिटल लोब का क्या फंक्शन है, इसको ब्लू से मेंशन करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन है विजन, यानी देखना भी कॉन्शियस कंट्रोल में आता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ये हमारे इल्म में आ जाता है, क्योंकि हमारे इल्म में आ जाता है तो मतलब ये कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है। सही है। तो विजन का काम किसका है, ऑक्सीपिटल लोब कहाँ होते हैं, पीछे की तरफ, और फ्रंटल लोब सामने की तरफ। सही है। इसी तरह पैराइटल लोब कहाँ होते हैं, ये ऊपर की तरफ जो लोग होता है। इसका काम क्या होता है, वो क्या है, पैराइटल लोब का जो मेजर काम है वो है मोटर रिस्पॉन्स क्रिएट करना। देखो ये हाथ उठाना मेरे इख्तियार में, सही है, इसका मतलब ये कॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं। कॉन्शियस ब्रेन का कौन सा लोब, पैराइटल लोब। सही। इसी तरह से चलना मेरे इख्तियार में, कौन कंट्रोल कर रहे हैं, पैराइटल लोब। स्पीकिंग कौन कंट्रोल कर रहे हैं, पैराइटल लोब। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करते हैं, मोटर रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करते हैं, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब को हम पैराइटल लोब के अंदर एक एरिया होता है, उसको हम कहते हैं सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ये जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, इस सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स का 2-3 काम है। सही है। उसमें से एक काम ये भी है कि ये मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और थोड़े बहुत सेंसेस में भी इन्वॉल्व होता है, थोड़ा बहुत सेंसरी काम भी करता है और थोड़ा बहुत मोटर काम भी करता है, मोटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो टेम्पोरल लोब है, इसका फंक्शन क्या है, हियरिंग। सही है। और स्मेल का जो फंक्शन है वो टेम्पोरल और पैराइटल दोनों मिलकर काम करते हैं स्मेल के ऊपर। सही है। अच्छा, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे इन चारों लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। सही है। अब हर लोब में 3 एरियाज होते हैं। हर लोब में कितने एरियाज होते हैं,
तीन एरियाज होते हैं। इसको तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे जब MBBS करोगे या कोई भी मेडिकल में कोई भी फील्ड चूज़ करते हो तो उसमें आगे तुम लोग पढ़ोगे कि हर लोब के अंदर तीन एरियाज़ हैं। और वो तीन एरियाज़ कौन से हर लोब के अंदर? फर्स्ट वन इज़ सेंसरी एरिया, सेकेंड वन इज़ एसोसिएशन एरिया एंड थर्ड वन इज़ मोटर एरिया। सही है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ आती है? सेंसरी एरिया में। ये सेंस करता है इंफॉर्मेशन को। सेंस करने के बाद एसोसिएशन एरिया मेमोरी को इस्तेमाल करता है, रीजनिंग को इस्तेमाल करता है एंड थिंकिंग को इस्तेमाल करता है और कोई एक नतीजे तक पहुंचता है। और उसके बाद मोटर एरिया क्या करता है? रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। सही है। तो कैसे काम करता है? सबसे पहले सेंसरी एरिया सेंस करता है। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से पेन हुआ, मैंने यहाँ पे हाथ रखा, सही है, मैंने देखा यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है या बहुत ज़्यादा खरदरी कोई चीज़ है, सही, जिससे मुझे दर्द हो रहा है। तो अब क्या होगा? अच्छा, मुझे यहाँ पे हाथ रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बाइक चला रहा हूँ। अब बाइक चलाने का जो ग्रिपर है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन है। अब मैं इस तरह बाइक चला रहा हूँ ऐसे पकड़ के, अब ये इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा चुभ रही है मुझे, सही है, पेन हो रहा है। अब ब्रेन क्या करेगा? ये पेन की सिग्नल ब्रेन तक जाएगी, सही है। पेन की सिग्नल ब्रेन तक पहुँची, ब्रेन क्या करेगा? एनालाइज करेगा, सही। पहले तो सबसे पहले ब्रेन तक ये पेन की सिग्नल जाएगी। कौन से एरिया में जाएगी? सेंसरी एरिया में, सही है। उसके बाद इस पेन को एनालाइज कौन करेगा? एसोसिएशन एरिया। उसने देखा किस तरह का पेन है, बर्दाश्त करने लायक पेन है या नहीं है, सही, या फिर बहुत ज़्यादा पेन है या फिर इससे कोई नुकसान हो रहा है, सही, ये सारी चीज़ें एनालाइज करेगा। उसके अलावा मेमोरी का भी इस्तेमाल करेगा कि अगर मैंने इसको छोड़ने का ऑर्डर दे दिया तो पहले इसने जब बाइक का हैंडल छोड़ा था तो इसके बाद क्या हुआ था, तो पिछली मेमोरी, पास एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करेगा एसोसिएशन एरिया। रीजनिंग का भी इस्तेमाल करेगा कि अगर मैं ऐसे करके छोड़ता हूँ और फिर पकड़ लेता हूँ तो इससे क्या होगा? दर्द थोड़ा कम हो जाएगा और बाइक गिरेगी भी नहीं अगर मैं फ़ौरन पकड़ लूँ तो। थिंकिंग का भी इस्तेमाल करेगा, सोचेगा काफ़ी देर कि करता हूँ या छोड़ता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ, कहीं बाइक रोकता हूँ, सही, इस तरह का ये एसोसिएशन एरिया क्या करेगा? सोचेगा। और इसके बाद मोटर एरिया क्या करेगा? कोई भी रिस्पांस क्रिएट कर देगा। वो रिस्पांस ये भी हो सकता है कि मैं बाइक साइड में रोक दूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, या वो रिस्पांस ये भी हो सकता है कि मैं जाऊँ और जाके कोई नया ग्रिपर लेके उसमें लगा लूँ बाइक के हैंडल में। आ रही है बात समझ में? तो हर एरिया में तीन चीज़ होती है, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया, हर लोग में, सही। इसी तरह से एक और है कि मैं बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ और सड़क के किनारे में एक बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, सही, और वो मुझे हाथ दिखा रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, सही है। अब मैंने देखा कौन से लोग में गई इन्फॉर्मेशन? ऑक्सीपिटल लोब, विजन, क्योंकि मैंने देखा, सही है। हो सकता है मैं सुनूं भी क्योंकि वो आवाज़ दे रहा हूँ मुझे, जो टेम्पोरल लोब में भी जाए, किसी भी लोब में जाए, उसके कौन से एरिया में जाएगा? सेंसरी एरिया। मैंने उनको देखा, वो खड़े हुए सेंसरी एरिया में, मैंने सेंस कर लिया कि एक बंदा खड़ा हुआ है, वो आगे जाना चाह रहे हैं मेरे साथ बैठ के। अब मेरे पास दूसरा जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? एसोसिएशन। अब मैंने सेंस तो कर लिया कि वो बंदा खड़ा हुआ है, अब मैं सोचूंगा कि उसको बैठाना चाहिए, नहीं बैठाना चाहिए, ऐसा नहीं कोई पिस्टल वगैरह लगाया हुआ उसने और आगे जाके चल मोबाइल निकाल, सही है। तो ये सब मसला है कराची में सोचना पड़ता है, तो एसोसिएशन एरिया इसीलिए ज़्यादा काम करेगा, सही है। पास में एक्सपीरियंस से मैं चेक करूँगा कि मैंने एक बार वीडियो देखी थी एक, सही है, मेमोरी में होगी ना मेरी वो वीडियो, कि मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था पेपर के टाइम पे, सही है, इंस्टाग्राम पे, तो एक शॉट आ गई मेरे पास और वो शॉट में मैंने देखा कि एक बंदे ने बैठा लिया था एक बंदे को, वो आगे जाके उसको बोल रहा था चल मोबाइल निकाल, सही है। तो मुझे याद आ जाएगा, मेमोरी का इस्तेमाल करूँगा, फिर रीजनिंग का इस्तेमाल करूँगा, फिर मैं टेक्निकली सोचूंगा कि अगर वो इतना ज़ईफ़ आदमी खड़ा हुआ है, सही, उसके पास कहाँ गन होगी, सही है। सब तो रील में देख लिया था मैंने, अभी थोड़ी गन होगी इसके पास, धूप में खड़ा हुआ है बेचारा, पता नहीं कब तक खड़े रहे। तो ये सब मैं सोचूंगा, रीजनिंग करूँगा, थिंकिंग करूँगा, सही है, टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, ये सब एसोसिएशन एरिया का काम है। एसोसिएशन एरिया सारे काम कर लेगा। उसके बाद मोटर एरिया की बात चलिए, मोटर एरिया रिस्पांस क्रिएट कर देगा। और ये बात समझिए, ये हर चीज़ में यही होता है। वॉलेंट्री ब्रेन इसी तरह काम करता है, कॉन्शियस ब्रेन यानी सेरिब्रम या टेलेंसेफेलॉन इसी तरह काम करता है, सेंस करता है, एसोसिएट करता है और मोटर रिस्पांस क्रिएट करता है, सही है। तो इसीलिए तीन एरियाज होते हैं सारे के सारे हमारे पास कॉन्शियस ब्रेन के लोब्स में, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि लेफ्ट पार्ट of the cerebral cortex या cerebrum controls right side of the body and vice versa। क्या मतलब? इसका मतलब अगर मैं किसी को सीधे आंख से देख रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है?
लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब में, सही है। और अगर मैं किसी को उल्टे आंख से देख रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, राइट पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब में, सही है। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से अच्छा जो टच वगैरह के जो सेंसेशंस होते हैं ये पैराइटल लोब में जाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टच पेन, इन सब के सेंसेशंस कहाँ जाते हैं, पैराइटल लोब में, सही है। तो कोई मुझे टच करता है, कोई राइट साइड ऑफ द बॉडी में टच करता है मुझे, तो सेंसेशन कहाँ जाएगी, लेफ्ट पैराइटल लोब में। कोई लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में टच करता है, सेंसेशन कहाँ जाएगी, राइट पैराइटल लोब में। ये कब इंपॉर्टेंट होते हैं, जब कोई अंधा हो जाए, सही है। मिसाल के तौर पे किसी की एक आंख सही है, दूसरी आंख खराब हो गई है, उल्टी आंख खराब हो गई है, तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कोई फिजिकल डैमेज हो या फिर कोई कॉर्नियल डैमेज हो, कुछ भी डैमेज, लेंस डैमेज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, मगर हम ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इसका सीधा ऑक्सीपिटल लोब, उसमें कोई लीजन हो गई हो, कोई खराबी हो गई हो। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा, यानी राइट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा, अब ये सेरिब्रम के ओवरऑल क्या फंक्शंस हैं, अगर मैं ओवरऑल फंक्शंस को कहूँ कि समराइज करो इनके फंक्शंस को, तो क्या फंक्शन है, थिंकिंग, रीजनिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, ये जो हमारे पास जो MD के 2025 का जो सिलेबस है उसमें हमें जो जोर दिया गया है पढ़ने के लिए वो इसके फंक्शंस को दिया गया है। तो फंक्शंस याद रखना किस लोब का क्या फंक्शन है, सही है। तो थिंकिंग, रीजनिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी और क्या फंक्शन है, और बताओ, विजन यानी देखना, सही है। ऑडिशन यानी सुनना, हियरिंग भी कह सकते हैं इसको, सही है। उसके अलावा ऑल्फैक्शन यानी सूंघना, सही है। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है, स्मेल करना। ये ऑल्फैक्शन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि अगर MCQs में कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है तो तुम लोग MCQs को अटेम्प्ट कर पाओ। ऑडिशन का मतलब क्या है, हियरिंग। विजन का मतलब क्या है, देखना, सही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या फंक्शन है, टच को डिटेक्ट करना, पेन को डिटेक्ट करना, सही है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है इसका, मोटर मूवमेंट परफॉर्म करना, वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट। अच्छा, इसको पूरा लिखते हैं हम। मोटर मूवमेंट तो हमारी बॉडी के अंदर भी परफॉर्म हो रही है, GIT में परफॉर्म हो रही है, लंग्स में परफॉर्म हो रही है, सब इनवॉलेंट्री है। तो बात करते हैं हम सिर्फ वॉलेंट्री की, यहाँ पे सिर्फ वॉलेंट्री होगा। तो वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट, और कोई फंक्शन, हाँ, गस्टेशन का क्या मतलब है, टेस्ट, सही। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, सेरिब्रम। इसके अलावा भी हर वो चीज़ जिसका हमें इल्म है उसको कौन कंट्रोल करते हैं, सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं, सही है। इसके अलावा ये मेमोरी वाले क्वेश्चंस को याद रखना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी तीन ऐसे ब्रेन के पार्ट हैं जो मेमोरी से रिलेटेड है। तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमने देख लिया सेरिब्रम, जो कि इन्वॉल्व है किसके साथ, शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ, सही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़रूरी है रीजनिंग के लिए और थिंकिंग के लिए, सही है। मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा हूँ किसी ने मुझसे पैसे मांगे, सही है, किसी ने मुझसे उधार मांगा, सही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको उधार देना चाहिए, तो उसने वो मुझसे उधार मांग के चला गया। अब मुझे सोचना है उसको देना चाहिए, वो वापस करेगा या नहीं करेगा। अब मैं सोच रहा हूँ उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सही है। और फिर मैं भूल गया कि किसको उधार देना, कौन उधार मांग के गया था। तो क्या मैं थिंकिंग कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, सही है। या किसी ने मुझे धोखा दिया, अब मैं सोच रहा हूँ यार उसने मुझे धोखा दे दिया, सही है। सोच रहा हूँ कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया, तो मुझे याद ही नहीं है किसने मुझे धोखा दिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी चली गई मेरी, सही है। तो ये भी थिंकिंग में नहीं कर सकता। रीजनिंग, सही है। रीजनिंग कैसे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे तुमने एक MCQs पढ़ा, सही है, MCQs का आंसर मार्क करने तुम गई और फिर क्वेश्चन ही भूल गए। जैसे यहाँ पे एक MCQ लिखा हुआ है, कौन सा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, अल्फा फोर ब्रेन, बीटा मिड ब्रेन, चार्ली सेरिब्रम, डेल्टा बोट ANC, क्या होगा, क्वेश्चन ही भूल गए। क्वेश्चन पर पढ़ी, आंसर भूल गए, आंसर फिर पढ़ी, फिर क्वेश्चन भूल गए। तो अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होगी, रीजनिंग कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक काम है इसका, ये भी लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही है। मिसाल के तौर पे कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या किसी और की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मिसाल के तौर पे कोई बंदा तुम्हारे पास आया, सही है, तुम डॉक्टर हो, सही है। एक इस पर मीम भी था, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, एक मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है, सही है। डॉक्टर पूछते हैं उससे आपको बीमारी कब से, मरीज़ बोलते हैं कौन सी बीमारी,
सही है, मतलब ये डॉक्टर को बता के वो भूल गया उसको कौन सी बीमारी है। आ रही है बात समझे? तो इस तरह का कोई तुम्हें अपना मसला बताता है कि मेरे साथ ये मसला है, मैं इसके लिए क्या, जैसे मुझे मेरा पेपर है 3 दिन बाद, अब मैं इसके लिए वो पढूं, बायो पढूं, फिजिक्स पढूं पहले या केमिस्ट्री पढूं, किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा करूं, कौन सी चीज़ ज़्यादा हाई यील्ड है, या फिर बायो का पेपर है मेरा 3 दिन बाद, तो मैं कौन से चैप्टर को पढूं जो कि हाई यील्ड है। अब वो तुमसे पूछा कि कौन से चैप्टर को पढूं, तुम बोल रहे हो सारे चैप्टर पढ़ लो। वो पूछा तो पेपर तो 3 दिन बाद है, सही, तो तुम उसको पूछोगे 3 दिन बाद पेपर है तो क्या करो, तो बोले तो बताओ कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ो, तुम बोल रही हो सारे चैप्टर्स पढ़ लो, सारे इंपॉर्टेंट है। तुम पिछली बात अगली बात वो बोल रहे, तुम पिछली बात भूल जा रही, पिछली बात बोल रहे, फिर अगली बात भूल जा रही, तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से जो भी इसके फंक्शन है वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी तो ये परफॉर्म होगा, वरना परफॉर्म नहीं होगा। सही है। अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्यों स्टोर नहीं कर रहे हम, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी काफ़ी भर जाएगी। सही है। अगर हर चीज़ को हम स्टोर करने लगे, हर किसी का मसला, जो न्यूमेरिकल तुम लोग पढ़ो, अच्छा ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो तुम लोग सोचते हैं ना कि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, तो वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, वरना इंसान ज़िंदा नहीं रह पाए। उसको इतनी सारी सोचें, इतनी सारी फिक्र घेर लें और इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में हो जाए कि उसका ज़िंदा रहना या कोई काम करना भी मसला हो जाए। तो इसीलिए एक बार तुम कोई चीज़ पढ़ के भूल जा रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की नेमत है, क्योंकि तुम एक दिन में कितनी चीज़ें देखती हो, कॉलेज से आते हुए, कॉलेज से जाते हुए कितनी चीज़ें हो जाती हैं, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी से चली जाती हैं, तो उसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन सैचुरेटेड नहीं होता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है भूलना। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसीलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन कंट्रोल करता है, टेलेंसेफेलॉन या सेरिब्रम। सही है। इसके एमसीक्यूज जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। चलो अब सेकेंड पार्ट इज डायनसेफेलॉन। सही है। अच्छा, ये जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा इज़ थैलेमस एंड बीटा इज़ लिम्बिक सिस्टम। सही है। यहीं पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये जो थैलेमस है, थैलेमस इज़ द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द ब्रेन। थैलेमस को हम कहते हैं रिसेप्शनिस्ट ऑफ द ब्रेन। सही। 10% आ जाएगी। चलो खैर, थैलेमस क्या है? थैलेमस इज द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द ब्रेन, या फिर इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द रिले सेंटर। ये ब्रेन के लिए रिले सेंटर है। यानी ये क्या करता है, इन दोनों चीज़ का मतलब क्या है, इट कन्वेज ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशंस, ये कन्वे करता है सारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को टूवर्ड्स, कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, टूवर्ड्स सेरिब्रम। सही है। अच्छा, एक डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास ब्रेन है। सही है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है थैलेमस, और यहाँ पे जो है ये पूरा हमारा क्या है, सेरिब्रम है। सही है। पूरा हमारा सेरिब्रम है। अब हमारी बॉडी से नीचे से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कैसे आती है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाएगी, थैलेमस में। और थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस रिसेप्शनिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोचिंग में एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है। सही है। अब बच्चे सारे कहाँ आ रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास। सही है। वो रिसेप्शनिस्ट बता रही है कि तुम एमडी कैट के स्टूडेंट हो, तुम उस क्लास में चले जाओ, मिसाल के तौर पर रूम नंबर 1 में चले जाओ। सही है। तुम फर्स्ट ईयर मेडिकल बायो की क्लास है, तुम रूम नंबर 3 में चले जाओ। सही है। तुम फर्स्ट ईयर फिजिक्स, तुम्हारी उसकी फिजिक्स की क्लास है, तुम रूम नंबर 5 में चले जाओ। तो वो क्या कर रही है, सारे बच्चे उनके पास आ रहे हैं और फिर वो उनको बच्चों के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको डिवाइड कर रही है। इस तरह से हमारी बॉडी से सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास आती है, थैलेमस। और फिर थैलेमस देखते हैं, अच्छा ये विजन की इन्फॉर्मेशन है तो इसको कहाँ भेज देते हैं, ऑक्सीपिटल लोब में। वो बोलते हैं अच्छा ये हेयरिंग की इन्फॉर्मेशन, इसको भेज देते हैं टेम्पोरल लोब में। अच्छा ये किसी टच की इन्फॉर्मेशन, इसको भेज देते हैं पैराइटल लोब में। सही है। और ये कोई उसकी फिक्र है, कोई मतलब कोई सोचने वाली बात है, उसको कहाँ भेज देते हैं, फ्रंटल लोब में। आ रही है बात समझ में? तो ये काम होता है किसका, थैलेमस। इसके अलावा भी एक और बंदा ये काम करता है, उसका नाम है मिड ब्रेन। वो जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो किस तरह करता है। आगे बात समझ में, कन्वे करता है सारी इन्फॉर्मेशन को टूवर्ड्स द सेरिब्रम। अच्छा, इसके अलावा जो ऑर्गन है हमारे पास उसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम फर्दर कंपोज ऑफ हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे लिखता हूँ
हिप्पोकैम्पस एंड थर्ड वन इज अमिगडेला। तो ये जो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, हिप्पोकैम्पस, अमिगडेला एंड हाइपोथैलेमस। सही है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हिप्पोकैम्पस को देखते हैं। हिप्पोकैम्पस बहुत आसान है इसलिए पहले देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, इट स्टोर लॉन्ग टर्म मेमोरी। बस बात खत्म हो गई। सही है। अमिगडेला क्या करते हैं? अमिगडेला इज इमोशनल ब्रेन। सही, जो भी चीज़ होती है हमारी बॉडी में जिसमें हम कहते हैं हमारा दिल चाह रहा है ये करने का, सही है, हमारा दिल चाह रहा है कहीं जाने का, सही है, या फिर कोई हमें अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है, हमें खुशी मिलती है, सही है, पेपर में अच्छे नंबर आते हैं, खुशी मिलती है, या कोई पनिश करता है तो हमें अफसोस होता है, दुख होता है। ये जो पनिशमेंट की जो फीलिंग है, ये सब जो फीलिंग है, जितनी भी फीलिंग है वो सब कौन कंट्रोल करते हैं? अमिगडेला। तो जहाँ पे भी इमोशन की बात आ जाए, एंगर की बात आ जाए, गुस्से की, फेयर की बात आ जाए, डर लगने की, उन सबको कौन कंट्रोल करते हैं? अमिगडेला करते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमारे पास मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन पता है ना? मोटिवेशन में भी हम किसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं? अमिगडेला को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। सही है, अमिगडेला को। और जब हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, सही, यानी डिसिप्लिन का मतलब अच्छा लगे बुरा लगे हमें ये काम करना है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। सही है, डिसिप्लिन, यानी क्योंकि ये एक रीजनिंग करते हैं हम, रीजनिंग करने के बाद हमें पता चलती है कि ये काम हमारे लिए अच्छा है, ये काम हमारे लिए बुरा है। सही है, तो हम जो अच्छा काम होता है वो करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कोई बंदा कैसे रह सकता है? सेरिब्रम को इस्तेमाल करते हुए। और कोई बंदा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? अमिगडेला को इस्तेमाल करते हुए। अब मोटिवेशन से ये नहीं है, मोटिवेशन से ये नुकसान है कि मोटिवेशन से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा काम है या बुरा काम है। अगर कोई बंदा कोई काम करने के लिए मोटिवेट हो गया है तो वो अमिगडेला को इस्तेमाल करता है, वो काम करता रहेगा, और जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी वो काम को छोड़ देगा। मगर अगर मुझे पता चल गई कोई चीज़ कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेहतर है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो मैं भले मेरे लिए पास मोटिवेशन हो या ना हो, भले मेरा दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, मैं वो काम करूँगा। तो ये क्या है? ये डिसिप्लिन है। और ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो हम कभी भी मोटिवेशन के पीछे मत भागा करो, हमेशा किसके पीछे भागा करो? डिसिप्लिन। यानी रीजनिंग किया करो, सोचा करो कि मैं ये काम कर लूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अभी तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई, तुम 5 चैप्टर पढ़ ली, और उसके बाद पूरा साल मोटिवेटेड नहीं हो तो 1 चैप्टर भी नहीं पढ़ी। सही है, तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कोई तुम्हें मोटिवेट कर दिया, जिसकी वजह से अब तुम्हें दिल चाह रहा है कि मैं पढ़ूँ, और तुमने एक साथ बहुत सारा पढ़ लिया। अब तुम मोटिवेशन ख़त्म, अब दिल नहीं चाह रहा। तो इमोशन थी एक, इमोशन क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। किसी से डर लगता है कि हमेशा लग रहा होता है। टीचर से डर लगता था, अभी तक लग रहा है डर? नहीं लग रहा है। सही है। किसी के ऊपर गुस्सा आता था पहले, सही है, अब आ रहा है गुस्सा उसके ऊपर? नहीं। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता था, अब आ रहा है? हाँ, उसके ऊपर आ रहा है। सही है। तो ये क्या होता है? इमोशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। इमोशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। इमोशन हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। किसी पे अगर प्यार आ रहा था पहले बहुत, अब नहीं आ रहा है। किसी पे नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। तो ये भी इमोशन है। सही है। इसी तरीके से किसी चीज़ में पहले खुशी मिलती थी, अब नहीं मिल रही। किसी चीज़ में पहले खुशी नहीं मिलती थी, अब खुशी मिल रही है। तो ये इमोशन हमेशा चेंज होता है। तो क्योंकि मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो मोटिवेशन विल नॉट लास्ट फॉर एवर। सही है। मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं देगा तुम्हारा, मगर डिसिप्लिन हमेशा साथ देगा तुम्हारा। अगर तुम किसी चीज़ के बारे में तुम्हें पता चल गया है कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी, वो करते रहो, तो ये हमेशा तुम करते रहोगे। वो चीज़ हमेशा तुम्हें फ़ायदा देगी। जब भी तुम सोचोगे हाँ अब मुझे फ़ायदा देगा पढ़ना, तुम बोलोगे हाँ अभी भी फ़ायदा देगा पढ़ना। अब फ़ायदा देगा तो 1 साल के बाद हाँ अभी भी देगा, अभी भी पढ़ रही हो। क्या 2 साल के बाद देगा? जिस तरह ब्रश करती हो रोज़ सुबह उठ के, सही, कोई मोटिवेट करता है? नहीं करता है, बस करना है। सही है। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन यही करता है कि बस करना है। तो मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी। क्लियर है? एक और बात बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले हाइपोथैलेमस पढ़ लेते हैं। सही, क्योंकि हाइपोथैलेमस नाराज़ हो जाएगा, नंबर 1 पे भी है और इसको पढ़ भी नहीं रहे। तो हाइपोथैलेमस हमारे बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करता है? ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर ऑफ आयंस का बैलेंस। यस, अगर हमारी बॉडी में पानी कम हो गया है तो ये क्या जनरेट कर देगा? थर्स्ट। तो थर्स्ट भी जो प्यास होती है वो कौन जनरेट करता है? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी में मिसाल के तौर पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो हमें कुछ नमकीन खाने का दिल चाहता है। ऐसे ही होता है, कुछ नमकीन खाने का दिल चाह रहा है अभी तो ये क्यों चाह रहे हैं नमकीन खाने का दिल? क्योंकि हाइपोथैलेमस एपिटाइट जनरेट कर दिया है। तो एपिटाइट भी कौन जनरेट करते हैं? हाइपोथैलेमस। सही है। इसी तरह हंगर भी, ग्लूकोज की कमी हो गई, अब हाइपोथैलेमस क्या जनरेट कर देगा? हंगर जनरेट कर देगा। हंगर और एपिटाइट में क्या फ़र्क है? हंगर मतलब भूख लगना। सही है, भूख लग रही है मुझे, और कुछ खाने का दिल चाह रहा है, इसका मतलब
एपिटाइट। जैसे मुझे अभी भूख नहीं लग रही है मगर मुझे फ्राइज़ खाने का दिल चाह रहा है, तो ये क्या है, मेरी एपिटाइट है। और मुझे अभी भूख लग रही है, कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँगा, तो वो क्या है, हंगर है। सही, दोनों साथ भी हो सकता है। जैसे मुझे भूख भी लग रही है और मुझे पिज़्ज़ा खाने का भी दिल चाह रहा है, तो दोनों साथ भी हो सकते हैं, मगर दोनों अलग अलग फीलिंग्स हैं। सही, हंगर अलग फीलिंग है और एपिटाइट अलग फीलिंग है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और क्या काम करता है, इट कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सिर्फ कंट्रोल नहीं करता है बल्कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। सही है, और बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे बॉडी का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है इसका, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन करता है और इसको इसीलिए थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं। तो हाइपोथैलेमस के इस तरह बहुत सारे काम है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। सही है, इस तरह हाइपोथैलेमस के बहुत सारे काम हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा था अमिगडेला का, सही, मगर हाइपोथैलेमस पहले पढ़ना था, क्यों नाराज़ हो रहा था। अब देखो, अमिगडेला इस तरीके का एक ब्रेन का पार्ट है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये काम किस तरह करता है, ये वाइब्रेट करता है। ये काम इस तरह करता है कि क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये ब्रेन को मजबूर करता है कि जो ये चाह रहा है वो काम ये करे, वरना ये और तेज़ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे मुझे किसी को, मेरे पास 100 रुपये हैं, सही है, और मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम है 100 रुपये का, सही है, और अभी समझ लो मेरे पास कार्ड वार्ड भी नहीं है, मैं घर भी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, मेरे पास बस वही 100 रुपये है, सही है। अब मुझे 100 रुपये की बहुत ज़रूरत है। अब कोई मेरे पास आ गया, उसने बोला मैं कल रात से कुछ खाया नहीं हूँ, सही है, तो अब दो सूरत है। अब मेरा सेरिब्रम क्या कहेगा मुझे कि उसको पैसे मत दो, और अमिगडेला क्या कहेगा, दे दो, क्यों, अमिगडेला इमोशनल ब्रेन है और वो रीजनिंग पे काम करता है, वो रीजनिंग करेगा, सही है, वो रीजनिंग करेगा, वो सोचेगा वो कहीं और से मांग के खा लेगा, सही है, वो तो मांगने वाला है ना, वो तो कहीं और से मांग लेगा, मैं कहाँ से मांगूंगा, सही, इस तरह की रीजनिंग करेगा। और ये क्या बोलेगा अमिगडेला कि उसको दे दो। अब हर तरह के फैसले में 10% रोल होना चाहिए अमिगडेला का, और 90% रोल किसका होना चाहिए, सेरिब्रम का होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, सही है। 10% रोल अमिगडेला का होना चाहिए, 90% रोल किसका होना चाहिए, सेरिब्रम का होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये मैं बता दिया कि दोनों किस तरह से लड़ेंगे आपस में। अब जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपना फैसला मनवा लेगा, सही है। अमिगडेला बोलेगा कि ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको एंजॉय करो, सही है, और जाओ, चले जाओ, पेपर तो पूरी सारी ज़िंदगी होते रहेगा, सही है, एंजॉय करो अभी। और सेरिब्रम क्या कहेगा कि पढ़ लो, सही है। तो इस तरह दोनों में लड़ाई होगी, मगर हर फैसले में 90% सेरिब्रम होना चाहिए और 10% अमिगडेला होना चाहिए। अब तुम लोग को एक जनरल प्रिंसिपल पता है कि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ बड़ी हो जाती है हमारी बॉडी की, जिस चीज़ को जितना कम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, सही है, और कमज़ोर भी हो जाती है। जैसे अगर मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करना छोड़ दूँ तो 2 साल बाद ये हाथ बहुत कमज़ोर हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ओवर यूज़ करता हूँ इसका, जिम में जाके भी इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या होगा, हाथ बहुत ताकतवर भी हो जाएगा और साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। हम बचपन से अपना सेरिब्रम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही है, बचपन से हम सेरिब्रम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बचपन से हम सोचते नहीं हैं, हम रीजनिंग नहीं करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते हैं, सही है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे काम ही नहीं करते हैं, बस रट्टा मारते रहते हैं, मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा। तो सेरिब्रम हमारा इस्तेमाल नहीं करते, तो सेरिब्रम क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा कमज़ोर हो जाता है। और अमिगडेला तो बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खिलौना चाहिए तो चाहिए, सही है, ऐसी की तैसी, सही है, ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, आइसक्रीम अभी चाहिए तो अभी चाहिए। तो इमोशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, सही है, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, सही है। तो इसलिए अमिगडेला हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत, और सेरिब्रम क्या हो जाता है, वीक। अच्छा, बचपन में तो करते हैं, बड़े भी हो जाते हैं तब भी अमिगडेला ही का मान रहे होते हैं। जो दिल करे, बोलते हैं ना, जो दिल करे वो करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, जो दिल करे वो नहीं करना चाहिए, जो सही हो वो करना चाहिए, सही है। जो दिल करे वो करना चाहिए, तब तो बिल्कुल अजीब ही सी दुनिया बन जाएगी। जो सही हो वो करना चाहिए, और सही हो वो कौन बताएगा, सेरिब्रम। मगर हमारी कंडीशन है पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में हम 90% अमिगडेला का इस्तेमाल करते हैं और 10% सेरिब्रम का इस्तेमाल करते हैं, सही है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है, मासूम सा है, सही है, दब जाता है ना, हमारे अंदर सलाहियत है कि हम कोई चीज़ सोच सकें, ना रीजनिंग कर सकें, सही है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई सलाहियत नहीं है हमारे ब्रेन के अंदर, क्योंकि बहुत कमज़ोर है बेचारा। 10% तो हमने इस्तेमाल किया सारी ज़िंदगी इसको, और 90% अमिगडेला, यानी इमोशन जो कह रहे हैं वो कर दो।
सही है, इमोशन में आके, जज्बात में आके। और इसीलिए हम पाकिस्तान और इंडिया के खासतर लोग मोटिवेशन के पीछे बहुत भागते हैं कि मुझे मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। आज मोटिवेट किया और फिर कल मोटिवेशन ख़त्म, फिर कल दोबारा कोई मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। क्यों? क्योंकि इमोशन चाहिए हमें काम करने के लिए। हमें काम करने के लिए वो चीज़ चाहिए जो हमारा बहुत ताकतवर है। हमारा बहुत ताकतवर क्या है? अमिगडाला। तो अमिगडाला हमसे काम करवा सकता है। सेरिब्रम तो इतना कमज़ोर है, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। सही है, सिगरेट पीने से पता है स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा, मगर सेरिब्रम बता रहे हैं ना कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा, नहीं पीना चाहिए। अमिगडाला बोले यार पियो, अभी तो पियो, बात की बात में देखी जाएगी। सही है। इसी तरीके से सुबह उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, वरना अल्लाह ताला सज़ा देंगे। अब ये कौन बता रहे हैं? सेरिब्रम। अमिगडाला क्या बोल रहा है? अरे अभी तो सो, बात की बात में देखी जाएगी। तो इस तरह अमिगडाला इतना हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर लोग मोटिवेट होकर बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, डिसिप्लिन से बड़े काम नहीं कर पाते, क्योंकि बेचारे के सेरिब्रम क्या है? कमज़ोर है। मेरे भी, तुम्हारे भी, सही, हम सबका सेरिब्रम बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करें? कैसे सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग करें और अमिगडाला को वीक करें? अमिगडाला का इस्तेमाल कम से कम करो, डिसयूज़ करो अमिगडाला का। अमिगडाला क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और यूज़ करो सेरिब्रम का, सेरिब्रम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? डिसयूज़ कैसे करोगे? अभी रील देखने का दिल चाह रहा है, रील नहीं देखना है। सही है। इस तरह रोज़ा रखने से भी अमिगडाला का साइज़ बहुत छोटा होता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, रोज़ा मैंने रखा, अब जो प्यास लगती है ना, प्यास, पानी पीने का दिल जा रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। मगर जब पानी पर भी बंदा ना पिए, प्यास लग रही है, पानी नहीं पी रहा है, भूख लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग को छोड़ दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी इमोशन को छोड़ दे रहा है। तो उसकी वजह से अमिगडाला पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और अमिगडाला क्या होता जाता है? वीक होता जाता है। इसी तरीके से इस्लाम हमें कुर्बानी का दर्ज देता है। कोई चीज़ हमें दिल चाह रहा है, जैसे हमें दिल चाह रहा है ग़ीबत करने की, मगर ग़ीबत हम नहीं कर सकते। तो अमिगडाला कह रहे हैं ग़ीबत करो, उसकी बुराई करो, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब अमिगडाला की बात मैं नहीं मार रहा हूँ, डिसयूज़ कर रहा हूँ इसको। तो डिसयूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। आ रही है बात समझे? अब अमिगडाला काम इस तरह करता है कि वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है, सेरिब्रम काम करना छोड़ देता है। अगर ये 10% वाइब्रेट करेगा तो सेरिब्रम 10% काम करना छोड़ देगा, जो कि ज़रूरी है। तो ये हर वक्त रीजनिंग नहीं करनी, हर वक्त बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम है FCPS का। अब कोई बच्चा अगर ज़रा सा पीछे घुमा किसी काम के लिए, सही, अब रूल है कोई पीछे घूमे तो उसका पेपर ले लो। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, रूल है कि कोई पीछे देखे तो उसका पेपर छीन दो, उसका पेपर कैंसिल कर दो, उसको 3 साल के लिए बैंड कर दो। मगर वो किसी मकसद से पीछे घूमा, सही, या कुछ उठाने के लिए किसी मकसद से। अब मैंने उसको समझा दिया, सही, क्योंकि मेरा अमिगडाला है कि मैं इतने बड़े पेपर में वो बैठा हुआ है, इतने बड़े एग्जाम में, कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है ये उसकी ज़िंदगी में, तो मैं छोटी सी गलती की वजह से उसका पेपर ले लूँ, गलत बात है। तो ये मेरा अमिगडाला बता रहा है। अब मैं ये करूँ, उसका पेपर छीन के फाड़ दूँ, सही है। और वो बेचारा कितनी मेहनत से फ़ीस भरा था, कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था एग्ज़ाम तक, सही। तो ये मैं इसके बारे में नहीं सोचूँ, तो ये मतलब सेरिब्रम का मैं बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया हूँ, सही है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ, मगर इतना भी डिसिप्लिन नहीं होना था। अब अमिगडाला पता है क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये इनहिबिट कर देते हैं सेरिब्रम को। जितना ये वाइब्रेट करेगा उतना ये इनहिबिट करेगा सेरिब्रम को, सही है। और ये बहुत ख़तरनाक बात है। जो बंदे जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, ये बहुत उनके लिए ख़तरनाक बात है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए तो वो काम तो कर देंगे जिस काम के लिए मोटिवेट होंगे, मगर इसकी वाइब्रेशन की वजह से उनका दिमाग काम नहीं करेगा, सही है। जैसे कभी किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा एंगर इमोशन है, कौन कंट्रोल करेगा? अमिगडाला क्या करना शुरू कर देते हैं? वाइब्रेट। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, तो बहुत ज़्यादा सेरिब्रम इनहिबिट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और जब सेरिब्रम उतना काम नहीं करेगा कि मैं सोचूंगा कि मैं उसको मार दूंगा तो मुझे सज़ा हो जाएगी, कोई जेल हो जाएगी, सोचूंगा? नहीं सोचूंगा। तो इसीलिए एंगर बहुत खतरनाक होता है। बहुत ज़्यादा खुशी में ही बंदा कोई गलत फैसला कर लेता है, सही है। क्यों? क्योंकि खुशी, जब खुश होता है, इमोशन है, अमिगडाला क्या कर रहा है? वाइब्रेट। जब अमिगडाला वाइब्रेट कर रहा है तो मतलब सेरिब्रम सही काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया। फोर ब्रेन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन, सही है। मिड ब्रेन वैसे तो बहुत रिड्यूस होता है ह्यूमन में बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, बहुत माइनर सा होता है, मगर इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो पढ़ते हैं। मिड ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये एक्चुअली मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मगर ये मिड ब्रेन से एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स पॉन्स एंड मेडुला। ये मिड ब्रेन में होता है, मगर मिड ब्रेन से एक्सटेंड करके पॉन्स और मेडुला में भी इसका कुछ पार्ट चले जाता है, सही है। तो मतलब अगर कोई पूछे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, सही है। मिड ब्रेन में भी होता है और पॉन्स में भी होता है और मेडुला में भी होता है, सही। अब इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम क्या होता है?
रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है स्क्रीनिंग ऑफ सेंसरी सिग्नल्स, सेंसरी सिग्नल्स की स्क्रीनिंग करना, यानी डिसाइड करना कि किस चीज़ को इग्नोर करना है और किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सही है, हो सकता है बराबर वाली क्लास में कोई पढ़ा रहा हो, वो आवाज़ भी तुम लोगों को आ रही हो, सही है, यहाँ से कोई गुजर रहा हो वो भी नज़र आ रहा हो तुम लोगों को, मगर तुम्हारे ब्रेन को पता नहीं चलेगा बराबर वाली चीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या कर रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन स्क्रीन कर दे रहा है उस क्लास से आने वाली साउंड को, और ये जो मेरी साउंड आ रही है इसको आगे पहुंचा रहा है, सही है। ये बिल्कुल थैलेमस की तरह काम करता है। देखो ये आ गया हमारा फोर ब्रेन, सही है। दिस पार्ट इज़ मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद ये वाला पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, जिसमें सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है और मेडुला होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाता है स्पाइनल कॉर्ड, सही। आगे बात समझ में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये प्रेजेंट है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है, देखो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, मिसाल के तौर पे आवाज़ भी आ रही है, कुछ नज़र भी आ रहा है, सही, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही है, सही है। मगर रेटिकुलर फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होगी उसको भेजेगा थैलेमस तक, और फिर थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओवरऑल पूरे ब्रेन में। आई बात समझ में, सही है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे तुम लोग रोड साइड पे बैठ के पढ़ रहे हो, सही है, तुम लोग कोशिश कर रहे हो वो बनने की, डॉक्टर अब्दुल कलाम बनने की, सही, और तुम लोग रोड साइड में स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, सही, वहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, सही है। अब ऐसी अगर तुम लोग फोकस करो तो बहुत शोर की आवाज़ आ रही है, गाड़ियाँ गुजर रही, मगर अगर तुम गौर करो पढ़ने में और पढ़ना शुरू कर दो तो वो अचानक से उस गाड़ियों की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, और कोई पूछे यहाँ से अभी एक गाड़ी गुजरी थी, उसकी ऐसी आवाज़ थी, तुम बोलोगे मैंने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? तुम्हारे कान बंद हो गए थे, कान खुले हुए थे, मगर जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही थी उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन आगे जाने ही नहीं दे रहा था, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कैसी आवाज़ आ रही थी। आ रही है बात समझ में, सही है। इसी तरह तुम किसी ख्यालों में मगन होती है, तुम्हें कोई आवाज़ देता रहता है, आवाज़ नहीं आती है, सही है, कुछ सोच रही होती है तो आवाज़ नहीं आती है ना। क्यों आवाज़ नहीं आती है? क्योंकि वो ख्याल इतना इंपॉर्टेंट ब्रेन तस्वुर करता है उस चीज़ को कि रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलता है ख्याल इतना इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो आवाज़ दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आ रही है बात समझिए। तो ये इसको खुद ही क्या कर देता है, स्क्रीन कर देता है, यानी उसको आगे जाने ही नहीं देता है, सही। अब ये किस चीज़ को आगे जाने देगा और किस चीज़ को आगे नहीं जाने देगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रायोरिटीज़ पे, तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। मिसाल के तौर पे कोई अगर स्लीप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, कोई बोलते हैं नहीं सोना तो बहुत ज़रूरी है, अगर मैं 8 घंटे ना सोऊं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सही, कोई काम नहीं कर सकूँगा मैं, सही, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर मैं 8 घंटे ना सो, सही। तो मुझे नींद अपनी पूरी करनी है, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नींद पूरी। किसी के दिमाग में अगर ये प्रायोरिटी फिक्स है तो उसका रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करेगा, जब वो सो रहा होगा तो सारी आवाज़ों को क्या करता रहेगा, स्क्रीन इग्नोर करता रहेगा, सारी आवाज़ों को इग्नोर करता रहेगा कि सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर किसी के दिमाग में अगर ये बात हो कि सोना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि मेरे लिए काम ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है, ये काम, तो जैसे ही उसकी आवाज़ में उसके कान में थोड़ी सी कोई आवाज़ आएगी वो फ़ौरन उठ जाएगा। क्यों? आवाज़ गई, आवाज़ की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही थी, रेटिकुलर फॉर्मेशन ने क्या किया, उस आवाज़ को जाने दिया, उस बंदे की फ़ौरन आँख खुल जाएगी। एक और मिसाल देता हूँ। अच्छा इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्लीप को मेनटेन करने वाला है वो कौन है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, विच स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन मेंटेन्स द स्लीप, स्लीप को मेंटेन कौन करता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन स्लीप को मेंटेन करता है। कैसे? जब हम सो रहे होते हैं तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है, सारे इंपल्सेस को इग्नोर कर देता है, सही है। तुम्हें सोते हुए किसी ने अगर हाथ लगाया तुम्हें पता चलेगा किसने हाथ लगाया, तुम्हें सोते हुए किसी ने मारा पता चलेगा किसने मारा, नहीं, किसी ने मारा ये भी पता नहीं होगा, सही है। सोते हुए कोई तुम्हारे पास कोई चीज़ तुम्हें बता के चला गया, तुम्हें अपना पासवर्ड बता के चला गया, तुम्हें याद होगा पासवर्ड, तुमने सुना भी नहीं पासवर्ड। क्यों नहीं सुना? आवाज़, क्या कान बंद हो गए थे? नहीं, कान खुले हुए थे, मगर इस रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जब सिग्नल पहुंचा आवाज़ की तो इसने ऊपर भेजा ही नहीं, सही है, इसने इग्नोर कर दिया उसको। आ रही है बात समझ? ये सब काम कौन कर रहे हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब ये है सब कॉन्शियस ब्रेन, ये कहाँ में प्रेजेंट है, सब कॉन्शियस पार्ट में, मगर ये कॉन्शियस पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, सही। सब कॉन्शियस पार्ट किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कॉन्शियस। और इस सब कॉन्शियस पार्ट को क्रिएट किसने किया है, हमने खुद क्रिएट किया है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी है मगर पेपर से, एग्जाम से ज़रूरी नहीं है, तो मैं ऐसे ही नहीं उठ रहा हूँ, अचानक से मामा चिल्लाएंगी कि तुम्हारा पेपर का टाइम हो गया, फ़ौरन मेरी आँख खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? रेटिकुलर फॉर्मेशन को जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा कि पेपर की आवाज़ आई है तो वो उसको आगे भेज देगा, और जब वो आगे जाएगा तो मैं सुनूंगा और मेरी आँख खुल जाएगी। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से
कोई बहुत या तो कोई प्रायोरिटी वाली चीज़ आ जाए जो मेरी, जिसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट हो, पर्सनल गेन हो, तो वो आवाज़ मुझे फ़ौरन आ जाएगी। सही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी तो ये सुनता नहीं है, सही, इसको कोई आवाज़ नहीं जाती है, इसके काम की बात करो तो फ़ौरन सुन लेता है। होता है ना ऐसा कभी? क्योंकि काम की बात जब आती है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं प्रायोरिटी वाली बात है तो इसको कहाँ जाने दो, आगे जाने दो, और ये बेकार बात है तो इसको इग्नोर करो। इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे तुम खड़ी हुई हो यहाँ पे, 5-6 बंदे तुमसे बात कर रहे हैं, 5-6 बंदे बोल रहे मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा कोई बात बोल रहा है, तो 5-6 बंदे कुछ भी बोलते रहे, तो इंपॉर्टेंट बंदे की बात सुनती रहोगी। क्यों सुनती रहोगी? क्योंकि वो बात ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। मगर वहीं से कोई एक बंदा कोई तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर देगा तो फ़ौरन तुम्हें वो आवाज़ चली जाएगी। ऐसी आवाज़ नहीं जा रही थी उसकी, मगर इंटरेस्ट वाले बात की आवाज़ चली जाएगी। वो किसने बोला? खाना किसने बोला? खाना। सही है, खाने का किसने बोला? सही है। तो इस तरह इंटरेस्ट वाली बात की आवाज़ चली जाती है। एक और मिसाल देता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल बुक में भी लिखी हुई थी, हमारे पुराने बुक में, कि जब बच्चा रोता है रात को तो हमेशा कौन उठता है? अम्मा उठती हैं। क्यों? क्योंकि यस, ये एक बात है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं इट इज़ लेस डेवलप्ड इन ह्यूमन, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, इन फीमेल्स में रेटिकुलर फॉर्मेशन लेस डेवलप होता है। सही है। इसलिए देखो, फोकस करने के लिए भी रेटिकुलर फॉर्मेशन ज़रूरी है। फोकस करने के लिए कौन सा ऑर्गन ज़रूरी है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ, इसका मतलब सारी चीज़ें मेरे पास, मेरे डिस्ट्रैक्शन सारी क्या हो जानी चाहिए? दूर। कोई कुछ बात कर रहा है उसकी भी आवाज़ ना है, कुछ आवाज़ ना है, सिर्फ जिस काम पे मैं फोकस कर रहा हूँ, पढ़ने पे फोकस कर रहा हूँ, तो सारा फोकस मेरा पढ़ाई पे हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये क्या करेगा? सारी सिग्नल्स को कट कर देगा, सारे सिग्नल को इग्नोर कर देगा। सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सिर्फ उसकी आवाज़ जाएगी और वो मुझे नज़र आएगा जो मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। तो फोकस करने पे भी किसका हाथ होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन का। मगर फीमेल का रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत लेस डेवलप होता है, इसलिए चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाती है। सही है। उसने मुझे कुछ बोला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ उसको। सही है। और मेल में क्या होता है? सही है, वो उसने कुछ बोला, उसने मार दिया, उसने कुछ भी कहा, चलो जाने दो। सही है, जाने दो, हाँ मगर टाइम है नहीं, बिला हो जाएगा सर तक। सही, तो ऐसा होता है ना। फीमेल के अंदर फीमेल इग्नोर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उनका रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत लेस डेवलप होता है, इसीलिए उनको फोकस करने में भी क्या होता है? थोड़ा मसला होता है चीज़ों पे। सही है। एक चीज़ पे फोकस कर रही हैं और कहीं से किसी की कंप्लेन आने लगी, किसी की बुराई होने लगी, किसी की गिबत होने लगी, फ़ौरन कौन गिबत कर रहे कौन? हाँ वो तो बहुत बुरी औरत है। सही है, उसको तो मैं जानती हूँ। अच्छा सॉरी जाना भी है मुझे घर। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? स्लीप को मेंटेन करता है, फोकस करता है। सही, फोकस बिल्ड करता है और ये सारी चीज़ें करता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट सेरिबेलम, सही, ये नज़र आ रही है देखो, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं। सही है। सेरिबेलम क्या करते हैं? सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट एंड मसल्स। सही, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स, ये कुछ टिश्यूज़ हैं जिनके दरमियान कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। क्या मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का? इसका मतलब ये देखो, मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल दी थी पहली क्लास में, नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो फर्स्ट क्लास थी। सही है। तो उसमें मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल दी थी कि ये मेरा एक हाथ में मार्कर है। सही है। इस मार्कर को अगर मैं इस हाथ में पकड़ता हूँ तो मैं उस वक्त तक ये हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मार्कर इस हाथ को ग्रिप नहीं कर लेता, वरना क्या होगा? पकड़ने से पहले ही छूट गया। सही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों हाथ के मसल्स के दरमियान, दोनों हाथ के बोन्स के दरमियान, दोनों हाथ के टेंडन्स के दरमियान और दोनों हाथ के लिगामेंट्स के दरमियान क्या है? कोऑर्डिनेशन है। इसलिए जब तक इस हाथ के मसल्स, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट पूरी तरीके से इसको ग्रिप नहीं कर लेते, ये हाथ इसको नहीं छोड़ेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ और चल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कॉन्शियस ब्रेन चलने में इन्वॉल्व नहीं है। देखो अभी मैं चल रहा हूँ देख के, तो अभी मैं अपने कॉन्शियस ब्रेन से चल रहा हूँ, मगर अब मैं बात कर रहा हूँ और बात करते करते मैं इस तरह से टहल रहा हूँ, तो मेरा ध्यान चलने पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। अभी कॉन्शियसली मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं सब कॉन्शियसली चल रहा हूँ। सब कॉन्शियसली चल रहा हूँ, इसका मतलब सेरिब्रम को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। किसको यूज़ कर रहा हूँ? सेरिबेलम को। और सेरिबेलम को यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है? मेरे दोनों मसल्स और बोन्स के दरमियान क्या है? कोऑर्डिनेशन है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ। देखो जब भी कोई नई चीज़ हम लोग लर्न करते हैं, जैसे मुझे चलना सीखना है, वॉकिंग सीखना है, तो जब भी हम कोई मोशन लर्न करते हैं, जब भी हम कोई मोशन या मूवमेंट लर्न करते हैं, तो वो लर्न करते हैं हम सेरिब्रम के ज़रिए, यानी कॉन्शियस कंट्रोल के ज़रिए। सही है। क्योंकि अभी हमारे बोन्स को, मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को आदत नहीं है उस चीज़ की, मगर जब हम यूज्ड टू हो जाते हैं, जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, तो वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ? सेरिबेलम की तरफ।
किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? सेरिबेलम। मिसाल के तौर पे पहले जब मैं लिखता था, मैं बिल्कुल कॉन्शियसली लिखता था ऐसे, टी, ऐसे एक डंडी सीधी और एक डंडी टेढ़ी, क्या बन गया? टी। ऐसे कॉन्शियसली लिखता था, मगर अब ऐसे लिख देता हूँ। सही, कभी कभी देखे बगैर भी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब जो मैं लिखता हूँ ये कॉन्शियसली तो लिख सकता हूँ, मगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बगैर इसके बारे में सोचे, बगैर इसकी तरफ देखे भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि अब मैं यूज टू हो गया हूँ सेरिबेलम के जरिए अब मैं लिखता हूँ। सही, यानी सब कॉन्शियस ब्रेन के जरिए लिखता हूँ। इस तरह ड्राइविंग होती है। ड्राइविंग जब बंदा सीख रहा होता है, एग्जाम्पल नहीं लिखता हूँ, एग्जाम्पल याद रखना तुम लोग। ड्राइविंग जब बंदा सीख रहा होता है तो बिल्कुल कॉन्शियस होता है, वहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, सही है, बिल्कुल। और जब सीख लेता है तो क्या करता है? हाँ हाँ, आ रहा हूँ, ब्रेक भी दब रहा है, एक्सीलेटर भी दब रहा है, क्लच भी दब रहा है, सब कुछ, गियर भी, हाँ रुको एक मिनट, हाँ सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल में, ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे हो जाता है? सब कुछ सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड कौन सा है? सेरिबेलम है। सही आ रही है बात समझ में? तो जब हम कोई भी चीज़ कॉन्शियसली चल रहा है, तो कॉन्शियसली चल रहा है कोई बंदा, तो मतलब वो सेरिब्रम को यूज़ कर रहे हैं। और सब कॉन्शियसली चल रहा है, अनकॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली, यानी वो चल रहे हैं मगर उसको इसका पता नहीं है, तो वो सब कॉन्शियस होता है। तो वो किसके अंदर आ जाता है? सेरिबेलम के अंदर आ जाता है। जैसे किसी किसी की आदत होती है स्क्रैच करने की, तो वो चीज़ों को स्क्रैच कर रहे होते हैं, करते 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 चीज़ जब ख़राब हो जाती है, देखते हैं अरे ख़राब हो गई, तो वो जो स्क्रैच कर रहे थे ये उनकी एक मूवमेंट सेरिबेलम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सही, और फिर यही करते रहते हैं। किसी किसी की आदत होती है ऐसे करते रहते हैं, पेन को बैठ के खाते रहते हैं। सही है, मेरी भी। सही, मेरा पेन तुम लोगों ने देखा होगा, मेरा पेन पीछे से पूरा गायब हो जाता है खाते खाते। तो ये सेरिबेलम ने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं जब बैठता हूँ फारिग, तो सब कॉन्शियसली सेरिबेलम में इसको ये मूवमेंट होने लगती है, यानी ये ऐसे आता है और ऐसे, सही, ये वाली मूवमेंट होने लगती है। आ रही है बात समझ में? तो सेरिबेलम ये काम करता है। क्लियर? अच्छा, इसीलिए सेरिबेलम स्टोर करता है मूवमेंट मेमोरी को, मूवमेंट मेमोरी। सही है। जैसे तुम लोग पहले दिन बैडमिंटन खेलते हो, पहले दिन बैडमिंटन खेला जाता है? नहीं खेला जाता है। पहले दिन तुम बहुत कॉन्शियसली बैडमिंटन को खेलते हो, मगर जब खेलते रहते हो बैडमिंटन, तो अब बगैर कॉन्शियस के ही सब कॉन्शियसली भी बैडमिंटन आराम से खेल लेते हो। कौन इन्वॉल्व हो जाता है? सेरिबेलम। एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसकी मेमोरी कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है। सही है। तो तीसरा मेमोरी है, 3 पार्ट है ब्रेन की मेमोरी में इन्वॉल्व। कौन कौन से? सेरिब्रम शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड सेरिबेलम मूवमेंट की मेमोरी। ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज मेडुला। सही है। मेडुला के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखना। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, इट कंट्रोल हार्ट रेट, एंड इट कंट्रोल रिस्पायरेशन। एक पास पेपर का क्वेश्चन है कि जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में लोकेटेड होता है? तो जो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। तो मेडुला के अंदर क्या लोकेटेड होता है? रिस्पायरेटरी सेंटर। ब्रीथिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला। हंगर सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ मौजूद होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। सही है। इस तरह से इन सब चीज़ों को याद रखना। सही है। और कॉन्शियस एक्टिविटी कहाँ पर से रेगुलेट होती है? सेरिब्रम से। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके अलावा आ जाते हैं पॉन्स पे। पॉन्स क्या करते हैं? फेशियल एक्सप्रेशंस। कॉन्शियस फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, सब कॉन्शियस फेशियल एक्सप्रेशन। सही है। कॉन्शियस फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि किसी को मुझे दिखाना है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ऐसे देखूंगा। सही है। और किसी को देखना है, देख के मुस्कुराना है। सही, मतलब उसको कुछ बताना है देख के। सही है। कोई इशारा करना है तो मैं इशारा कर दूंगा उसको कि वहाँ आओ। सही है। मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। सही है। उसको बताना मत, ऐसे। सही है। तो ये सारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है अजीब अजीब से, ये सब हम कॉन्शियसली करते हैं तो वो सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं। मगर कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन सब कॉन्शियसली भी हो रहे होते हैं। सही है। जैसे एक बंदा बिल्कुल फोकस से लेक्चर सुन रहा है, सही है, और उसका एक खास फेशियल एक्सप्रेशन बना हुआ है, सही है, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके समझ रहा है, और उसका इस पर कंट्रोल नहीं है, उसको पता भी नहीं है वो क्या कर रहा है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स कंट्रोल करते हैं। होता है ना ऐसा? कभी कभी बंदा अजीब अजीब से शक्ल बना रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता है वो अजीब अजीब से शक्ल बना रहा है। सही, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो वो सब पॉन्स का काम होता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। अगर मैं पूछता हूँ स्लीप को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है स्लीप को? कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? स्लीप को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन नहीं करता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन नहीं करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। किस सेंस में कंट्रोल करना? कितने देर सोना है, ये कौन कंट्रोल करेगा?
अगर कोई उठाता नहीं है तुम्हें आके तो तुम एक खास वक्त में उठ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा क़यामत की सुबह तक सोते रहो। सही, कभी ना कभी तो बंदा उठेगा। सही है, तो वो जो टाइमिंग है उठने की और सोने की वो कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। सही है। स्लीप को इंड्यूस कौन कराएगा और स्लीप को मेंटेन कौन करेगा? बोलो कौन? रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन स्लीप को मेंटेन करता है, इस बात को इंश्योर करता है कि एक बार स्लीप हाइपोथैलेमस ने डिसाइड कर लिया कि इसको रात को 8 बजे से रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सोना है, तो अब इसको बीच में कोई चीज़ परेशान ना करे। सही, कोई इसको आवाज़ दे, कोई इसको हिलाए तो इसको उठे नहीं। सही है। हाँ, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देगा इसको, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई बहुत तेज़ उसको हिला दिया तो इतनी तेज़ स्टिमुलेशन आई, रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते इतनी तेज़ स्टिमुलेशन आई, ज़रूर कोई काम की चीज़ होगी, बोलते जाओ भाई आगे चले जाओ, उठा दो बंदे को। सही है, कर दो ख़राब इसकी नींद, हो जाओ खुश। सही है। तो इस तरह स्लीप की टाइमिंग को, स्लीप को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब कोई चीज़ मेंशन ना हो, सिर्फ मेंशन हो कि स्लीप को कौन कंट्रोल करता है, तो क्या लगा दोगे? हाइपोथैलेमस। सही है। कौन सुलाता है, कौन उठाता है ब्रेन का? पॉन्स। पॉन्स इज रिलेटेड विद ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। जो स्लीप सोते वक्त और जो उठते वक्त जो उसकी ट्रांजिशन होती है, उसको कौन मेंटेन करता है? बोलो, पॉन्स। और स्लीप को कौन मेंटेन करता है? कौन इस बात को इंश्योर करता है कि बंदा सोता रहे? रेटिकुलर फॉर्मेशन। सही, याद रहेगा। सेम इसी तरीके से ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स। अभी बताया मेडुला, ब्रीथिंग सेंटर कहाँ होता है? मेडुला में। ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। मगर पैटर्न एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करते हैं? पॉन्स। तो इस चीज़ को याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। सही है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। ब्रीथिंग अगर सिर्फ लिखा हो ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है या ब्रीथिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है, तो क्या लगा दोगे? मेडुला। अगर पूछा जाता है कि पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, सही, हैवी ब्रीथिंग, लाइट ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, पैटर्न की बात आ गई, रेट ऑफ ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो पॉन्स कंट्रोल करता है। याद रहेगी बात। सही, इन दो चीज़ों को याद रखना, ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड पैटर्न एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग। सही है।